और जितनी जल्दी हो सके स्टॉल से कंपनी से बात करके इसकी सेटलमेंट करके स्टॉल को बंद करने देना चाहिए। शिफ्टिंग का मामला इसमें ना रहे। अब यहाँ से शिफ्ट करके इसको सराउंड के पास ले जाने के लिए हमारे लिए तो फिर वही मुसीबत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। सिकंदरपुर बड़ा गांव में हम आज बैठे हुए हैं, जो कि मानेसर के अंदर आता है। हमारे साथ में सिकंदरपुर के सरपंच मौजूद हैं, सुंदरलाल यादव, जो कि काफी चर्चित रहते हैं। अखबारों में, टीवियों में आप देखते होंगे, परंतु बात यहाँ तक नहीं, वह अपने काम के नाम से भी जाने जाते हैं। काम करवाने के लिए लोग बाग, जबकि ये गांव एक सिकंदरपुर है, इसके चारों तरफ सोसाइटी बनी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देखेंगे जिन्हें गगन चुम्बकीय कहते हैं, वो चारों तरफ हैं। लोग इनसे काम करवाने के लिए आते हैं और ये काम उनके करके देते हैं। सुंदरलाल सरपंच जी, आपका नव समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, रमाकांत भाई, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। आप यादव हैं, यादव से याद आता है मुझे कि अहीर रेजिमेंट की जब कहीं चर्चा होती है तो आपका क्या उसमें योगदान है इस समय, और आप अहीर रेजिमेंट की मांग को किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो नेतागण भी उसमें पहुंचने लगे हैं। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। संयुक्त जो अहीर रेजिमेंट का एक ट्रस्ट बनाया है, मैं उसका स्थायी सदस्य हूं और मेरा प्रयास है, लगातार हम अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर उस पर चर्चा भी करते हैं और समय समय पर मैं वहां पहुंच भी रहा हूं। निश्चित रूप से इस ट्रस्ट द्वारा इस मांग को बहुत शानदार तरीके से इस बार उठाया जा रहा है और लगातार हम सबका मिलकर ये प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार और रक्षा मंत्री को हमारी ये मांग सुनकर अहीर रेजिमेंट का गठन करना चाहिए। और उसका कारण है रमाकांत भाई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये अहीरवाल का क्षेत्र है। देश की चाहे रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सीमा की रक्षा की बात हो, आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की बात हो, 1962 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, संसद हमला हो, कोई भी ऐसा मामला हो, हमारी कौम ने देश की रक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है। सबसे ज़्यादा शहादत देने वाली कौम है अहीरों की। उस कौम को इस तरह के धरने करने पड़ रहे हैं, ये किसी भी राज्य सरकार या देश की सरकार के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। तो हम देश की सरकार से अपील करते हैं कि हमारी इस मांग को जितनी जल्दी हो सके इसे स्वीकार किया जाए और सेना में हमारी अहीर रेजिमेंट का गठन हो। कहीं ना कहीं आपकी बात सही नजर आती है, परंतु ऐसा नहीं, यादवों ने कई बार पहले भी आंदोलन किया या धरना भी पहले भी दिया। नेताओं की बातों में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कुछ नेता कि अहीरवाल इसको रेजिमेंट के नाम दे दिया जाए। तो अहीरवाल रेजिमेंट और एक अहीर रेजिमेंट, दोनों में एक नाम का बड़ा फर्क आ जाता है। अहीर रेजिमेंट अगर कहा जाए तो पूरे भारत को लेकर उसमें जितने भी यादव हैं वो आएंगे। अहीरवाल तो सिर्फ एक रेवाड़ी से जुड़ा हुआ आसपास का इलाका है। तो फिर इसमें राजनीति हो जाएगी और राजनीति के बाद कहीं ना कहीं फिर लगता नहीं मुझे कि अहीर रेजिमेंट बन पाएगा। आप क्या कहते हैं? संयुक्त अहीर जो ट्रस्ट है, इसके जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, उनकी एक ही मांग है कि इस रेजिमेंट का नाम अहीर रेजिमेंट ही रखा जाए। अहीरवाल रेजिमेंट नहीं, संयुक्त ट्रस्ट के जितने भी हमारे सदस्य साथी हैं, उनकी एक ही मांग है कि ये हमारी रेजिमेंट अहीर रेजिमेंट के नाम से हो, ना कि अहीरवाल रेजिमेंट के नाम से। और निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ। देश भर में लगभग 26 से 28 करोड़ के आसपास यादवों की संख्या है और किसी व्यक्ति या किसी क्षेत्र विशेष के लिए इसका नाम ना होके, इसीलिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों का ये मानना है कि ये अहीर रेजिमेंट के नाम से ही हमारे रेजिमेंट का गठन हो। अहीर रेजिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ वहां पर ही जहां अहीर रेजिमेंट का धरना दिया जा रहा है, वहीं खिड़की धोला टोल प्लाजा भी है। काफी सुर्खियों में रहता है यह टोल। कभी इसको हटवाने की बात आती है, कभी नेतागण अपनी भाषणबाजी करते हैं, कभी इसमें कई दंगे भी हुए, झगड़े भी हुए, चोरी चपाटी के मामले भी बड़ा सुर्खियों में ये रहता है। अब इस पर बात आ गई है कि इसको हटाने की, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये हटवाना ठीक है, और हटवाया जाए तो इसको कहाँ शिफ्ट किया जाए? क्या कोई ऐसी चर्चा चल रही या फिर पूर्णतः इसको हटाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये खिड़की धोला टोल टैक्स है, वो पूरे गुड़गांव जिले के लिए एक आफत बना हुआ है और विशेषकर जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं यहाँ के लिए तो ये एक बहुत ही संकट, बहुत ही मुसीबत बना हुआ है। नए गुड़गांव और इसके आसपास के हमारे जितने भी ये
ग्रामीण अंचल है उसके लिए आधा आधा घंटा एक एक घंटा इस टोल पे लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। तो इस टोल को शिफ्ट ना करके इसको सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस टोल से कंपनी से बात करके इसकी सेटलमेंट करके इस टोल को बंद करने देना चाहिए। जैसे सरहोल टोल बंद हुआ है उसी तरीके से इसकी भी सेटलमेंट करके इस टोल को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मानेसर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और निश्चित रूप से ये औद्योगिक क्षेत्र बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस टोल के चक्कर में। और औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ जो नए गुड़गांव के जो विकास है वो भी इस टोल की वजह से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि इन्वेस्टर आते हैं वो एक एक घंटा वहाँ जाम में खड़े रह के ना फिर वो वापसी मुड़ के नहीं आते, क्योंकि आज का जो समय है व्यक्ति के पास समय है नहीं। तो ये टोल एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए कहा था ये 6 महीने में हट जाएगा, केंद्रीय मंत्री ने भी इसके लिए कहा था 6 महीने में हट जाएगा। पता नहीं वो 6 महीने कब आएंगे। इस क्षेत्र की जनता लगातार टकटकी लगाकर देख रही है कि कितनी जल्दी हो सके इस टोल का यहाँ से समाधान हो जाए और ये टोल पूर्णतः बंद हो जाए। यहाँ से शिफ्टिंग का मामला इसमें ना रहे। अब यहाँ से शिफ्ट करके इसको सैराउंड के पास ले जाने के लिए हमारे लिए तो फिर वही मुसीबत है। तो सरकार को टोल के अधिकारियों से टोल की मैनेजमेंट से बात करके इस टोल का जो उनका खर्चा बढ़ता है उसको कर बुरा के इस टोल को यहाँ से खत्म कर दिया जाए। टोल की गंभीर समस्या को लेकर जिस प्रकार से आपने सुना सुंदरलाल जी को, उन्होंने वास्तव में ये बात कही, इससे यही लोग नहीं आसपास के लोग नहीं हम लोग भी जो भी वहाँ से गुजर रहा है डबल टोल देना पड़ता है, KMP से उतरता है फिर टोल देता है फिर आगे देता है। इसीलिए इसका कुछ ना कुछ जल्दी सरकार को निराकरण करना चाहिए, हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। साथ में सुंदरलाल जी आपके यहाँ कई विगत वर्षों से चला रहा है मेले की जब चर्चा होती है तो वहाँ पर दंगल भी, हम पिछले साल भी आपके यहाँ कवरेज करने के लिए आए थे, तो इस बार भी हमने सुना है कि आप फिर दोबारा से 14 मार्च को करने जा रहे हैं। 13-14 मार्च को 2 दिन लगातार रहेगा, तो उसमें क्या क्या आयोजन कर रहे हैं, कैसा क्या थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए निश्चित रूप से हमने जब से होश संभाला है तब से और हमसे पूर्व में भी हमारे माता पिता हमारे दादा परदादा इस परंपरा को बखूबी चलाते आ रहे हैं। ये बाबा खाटू श्याम जी का मेला होता है, होली से 4 दिन पहले इसका आयोजन किया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की कुश्ती का दंगल होता है, 51,000 रुपये की कुश्ती होती है, 21,000 रुपये की, 11,000 रुपये की छोटी अनेकों कुश्तियाँ होती है। प्रो कबड्डी की हम बात करें तो मैट पर प्रो कबड्डी के टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है जिसमें 51,000, 21,000, 31,000 और 11,000 4 इनामें निर्धारित किया हुआ है। स्मैश और शूटिंग वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होती है। लगभग 20,000 आदमियों के लिए देसी घी के भंडारे का आयोजन किया जाता है। रात में बाबा के जागरण करवाए जाते हैं। तो ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है जिसे समस्त ग्रामवासी एवं श्री श्याम सेवा दल जो मंदिर की एक रजिस्टर्ड कमेटी है उसकी तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 व 14 मार्च को बाबा खाटू श्याम जी के भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसकी तैयारियां जोरों पे चल रही है। 10 मार्च से पहले वो सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। और इस मेले की मैं विशेषता आप लोगों को बता दूं कि बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे वो अनिप कुमार हो, चाहे वो राकेश कुमार हो, चाहे वो दीपक निवास हुड्डा हो, चाहे वो प्रदीप नरवाल हो, ऐसे प्रो कबड्डी के वो तमाम खिलाड़ी इस मेले में इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। और मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से समस्त हरियाणा वासियों से अपील भी करता हूं कि आप सभी 13 व 14 मार्च को बाबा खाटू श्याम जी के मेले गांव सिकंदरपुर बढ़ा के सरकारी स्कूल सेक्टर 85 में सादर आमंत्रित हैं। आप वहां आइए, मेले का लुत्फ लीजिए, बाबा का प्रसाद लीजिए। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। बाबा खाटू श्याम का जो मेला निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है उसके लेकर जोर शोर से बड़ी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर एक ही समुदाय नहीं, एक ही जात नहीं, यहाँ पर सभी बिरादरी के लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक अपने आप में अच्छी बात है। सुंदर जी, एक चीज़ और मैं आपको देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं देखो चुनाव नज़दीक है, आपके बड़े बड़े होर्डिंग भी देखे जाते हैं। और तो क्या आगे नगर निगम जो चुनाव है उस दंगल में आप सुना है कूदने वाले हैं या कूदेंगे? देखिए निश्चित रूप से आपने एक बेहतरीन सवाल किया है, लेकिन मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे कुछ दायित्व दिया है। जिला पंचायती राज का संयोजक का दायित्व है और भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अपने नियम कानून होते हैं। वहाँ पार्टी और संगठन तय करता है कि किस आदमी को चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। अगर पार्टी
मुझे इस योग्य समझती है कि मुझे मानेसर नगर निगम से चुनाव लड़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं तय करने वाला आदमी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और संगठन तय करता है कि किस आदमी को क्या काम करना है। नहीं, आप कहीं ना कहीं चर्चा रहती है, तो कई जगह हमें ये सुनने को आ रहा था कि सुंदरलाल जी अगर पार्टी से टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। कुछ ऐसा कोई विचार बनाया क्या? नहीं, मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी, चाहे वो चुनाव लड़वाने का दे या किसी हमारे दूसरे साथी को लड़वाने का दे, जो पार्टी का फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। पार्टी से बाहर जाने की कोई मंशा नहीं है। पार्टी निर्धारित करेगी कि मानेसर नगर निगम से पार्टी और संगठन का काम है कि किस आदमी को चुनाव लड़ा जाता है। पार्टी जो भी फैसला करेगी हम सर्वसम्मति से उस फैसले का समर्थन करेंगे। सुंदरलाल जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे और है कि आपके विगत जो आपके कार्यकाल रहा जिसमें आप सरपंच रहे, तो उस समय में आपने कुछ ऐसी मूलभूत सुख सुविधाएं जिससे कि आपके क्षेत्रवासी आज खुश हैं, और वो काम मुझे कोई ऐसे 5 काम बना दीजिए जो महत्वपूर्ण सबसे बड़े काम आपने अपने क्षेत्र के लिए किए। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे अनगिनत काम हैं और मैं ही नहीं। हम गुड़गांव जिले की बात करें तो इस बार जो युवा पंचायतें बन के आई थी, उन सभी पंचायतों ने अपने अपने गांव में बहुत शानदार तरीके से काम किया है। पूरा गुड़गांव जिले की अगर हम लोग बात करें, और हमारे आसपास के भी सरपंच सभी साथियों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। अगर मेरे यहाँ की बात करें तो सरकार के साथ साथ CSR से और प्राइवेट बिल्डरों से लगातार पिछले 6 वर्षों में, आज भी हमारा कार्यकाल बेशक समाप्त हो गया है, लेकिन लगातार हम आज भी अपने गांव में CSR के मार्फत काम करा रहे हैं। अभी मैं 2 महीने पुराने ही वाक्य की बात करूं तो 70 लाख रुपए के आसपास का काम परफेटी कंपनी ने पीने के पानी के लिए समस्त ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध कराया है, जबकि हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका था। अब सारे गांव में परफेटी कंपनी के द्वारा पूरे गांव में ओपन पाइपलाइन बिछाकर पानी पीने का जो काम कराया है, उसके लिए समस्त ग्रामवासी परफेटी कंपनी का पहले भी आभार व्यक्त कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी। दूसरा, सरकारी स्कूल की अगर आप लोग बात करें 2016 से, अगर आप लोग वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको, जब भी हम इस मेले में आएंगे तो आपको दिखाऊंगा 2016 में स्थिति क्या थी सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल 2016 में इतने बुरे हालात थे, पुराना खंडर हो गया था। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ फिर परफेटी कंपनी का, जिन्होंने हमारे स्कूल को अडॉप्ट किया और लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्कूल में करवाकर स्कूल की काया पलट कर दी। आज किसी प्राइवेट स्कूल से कम हमारा सरकारी स्कूल नहीं है। कंप्यूटर लैब तक 10 कंप्यूटर समेत उन्होंने स्कूल को मुहैया कराया है। निश्चित रूप से ऐसी कंपनियों का आभार व्यक्त हम करते हैं और आशा भी करता हूँ आने वाले समय में और भी कंपनियां इस तरीके के काम करवाएगी। सोलर लाइट की बात करें तो 150 से ज़्यादा सोलर लाइट CSR से ही हमारी आसपास के जो कंपनियां, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो परफेटी हो, चाहे वो गति हो, इन कंपनियों ने मेरे गांव में करवाई है। वाटिका कंपनी द्वारा ग्राम सचिवालय बनवाया गया, ऐतिहासिक कार्य हुआ है वो भी, क्योंकि पुराना बहुत 50 साल पुराना पंचायत घर था, बैठने की स्थिति उसमें थी नहीं, लेकिन अब एक बहुत शानदार तरीके से नया पंचायत घर वाटिका बिल्डर द्वारा बनवाया गया है। उसी तरीके से पंचायत के हमने एक बहुत बड़े 40x80 का लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से बने हुए हॉल का निर्माण करवाया हमने। अपने जो प्राइमरी स्कूल है उसको अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने कन्वर्ट करवाया और लगभग मेरे इस कार्यकाल में 86 के आसपास नई गलियों का निर्माण हमने करवाया। आज मेरे गांव में एक भी गली, कोई कच्ची गली नहीं आपको दिखाई देगी। तो पीने के पानी से संबंधित, गलियों से संबंधित, मतलब जो एक गांव में रहने के लिए जो माहौल होना चाहिए, आज आप मेरे किसी भी गांव की किसी भी गली से निकल जाओ, आपको लाइट मिलेगी, आपको प्रॉपर पानी की निकासी मिलेगी, आपको प्रॉपर वो तरीके से बनी हुई गली मिलेगी। तो वो सारी, चाहे शिक्षा से संबंधित हो या हर तरीके से, मतलब हमारा गांव एक अपने आप में सक्षम गांव है। और मेरे गांव के साथ साथ हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही लगातार सभी पंचायतों ने अपने अपने गांव को सक्षम बनाया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और तत्कालीन पंचायत मंत्री माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतों का प्रदेश में गठन करवाया, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ गए और उन पंचायतों ने पूरे 5 साल में बहुत बेहतरीन कार्य अपने अपने गांव में कराया। सुंदरलाल जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, परंतु इसके साथ मेरा एक और सवाल आपसे जुड़ा हुआ, क्योंकि मानेसर जब से नगर निगम बना है, क्योंकि यहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ से लोग बाग अकेले हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग प्रांतों से लोग बाग यहाँ आ रहे हैं। जब क्या होता है, जब
जनसंख्या बढ़ती है तो क्राइम दर भी बढ़ता है। तो क्राइम दर अगर देखा जाए तो क्या रेट है, उसके लिए आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, आप लोगों की क्या भूमिका है आगे उन लोगों की तैयारी के लिए कि लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था है, कैसा क्या व्यवहार कर सकते हैं? रमाकांत भाई, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। निश्चित रूप से यहाँ देश भर के भिन्न भिन्न राज्यों से आके नया गुड़गांव जो अभी विकसित हो रहा है, कुछ हो भी चुका है, कुछ विकसित हो रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दूसरे मुल्कों के भी लोग यहाँ रहने आए हुए हैं। तो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्राइम के मामले में, मैं प्रॉपर नए गुड़गांव की अगर बात करूं तो ये बहुत शांतिपूर्वक क्षेत्र है और यहाँ क्राइम ना के बराबर है। आप लोग मुझे बता सकते हो कि पिछले 2-4-6 महीने में कोई ऐसा वाक़या हमारे यहाँ आया हो। तो ये क्षेत्र अपने आप में एक शांतिपूर्वक क्षेत्र है और निश्चित रूप से हम समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ती है वो SHO से लेकर ACP, DCP और CP साहब सबसे हम समय समय पर मुलाकात करते रहते हैं और अधिकारी भी हमारी बैठक लेते रहते हैं कि हमारे यहाँ क्राइम को लेकर क्या व्यवस्था है। और निश्चित रूप से हमारा ये क्षेत्र पुलिस प्रशासन का उन तमाम अधिकारियों का शुरू से ही समर्थन करता आया है और करता भी रहेगा और हम अपने इस क्षेत्र को बिल्कुल अपराध मुक्त बनाकर रखेंगे। जी हाँ, आपने सुना सुंदरलाल सरपंच को। उन्होंने खिड़कीतोला टोल प्लाजा के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसको तत्काल प्रभाव से और सरकार को भी इस पर बिना सोचे समझे अब इसको हटा देना चाहिए। काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, लोगों को आवागमन में बहुत ही दिक्कत हो रही है। अहिर रेजिमेंट की चर्चा की बात करें, ये कई बार आंदोलन या धरना ये चलता रहा, परंतु अब ऐसी स्थिति आ गई है, नेता तो वहाँ पहुँच रहे हैं, परंतु लगता नहीं मुझे कि इतनी जल्दी आसानी से यह अहिर रेजिमेंट का निराकरण हो पाएगा। परंतु कहीं ना कहीं अहिर लोगों का जिस प्रकार से कहना है कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, वह भी समय बाकी है देखने के लिए। अगर मानेसर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो क्राइम दर की जब हमारे सुंदरलाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के तालमेल जो भी हमारी बनती है बात या वो हमें पूछते हैं, हम उनको बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो जैसा कि सुंदरलाल ने बताया कि यहाँ पर जो क्राइम दर है वो ना के बराबर है। देखना होगा, अभी ये नगर निगम के चुनाव भी अभी नज़दीक है, उसको भी लेके चर्चा हुई। सुंदरलाल कह रहे हैं कि हमें पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी मैं उसको निभाऊंगा। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।